बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या एनोवा। एनोवा एक ऐसा टेक्निक है जिसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम दो से ज़्यादा ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। यानी हमारा डेटा जो है वो दो से ज़्यादा ग्रुप से आया हो और हम उनमें कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो फिर एनोवा को हम प्रेफर करते हैं। एनोवा जो है ये पहली दफ़ा एक स्टैटिस्टिशियन और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रोनाल्ड फिशर ने इंट्रोड्यूस या डेवलप किया था। एनोवा जो है ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें हम एक स्केल लेवल डिपेंडेंट वेरिएबल पे नॉमिनल लेवल वेरिएबल जिसके दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज हों उसका असर देखना चाहें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम नॉमिनल स्केल वेरिएबल यानी किसी फैक्टर का जिसके एटलीस्ट दो लेवल्स हों या दो कैटेगरीज हों उसका असर देखना चाहे किसी स्केल लेवल डिपेंडेंट वेरिएबल पे। स्केल लेवल डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि कोई ऐसा वेरिएबल हो जो मेजरेबल हो। फॉर एग्जांपल हाइट है, लेंथ है, तो इस तरह के वेरिएबल पे हम किसी फैक्टर का असर देखना चाहे और उसके उस फैक्टर के एटलीस्ट दो कैटेगरीज हों तो फिर हम एनोवा को प्रेफर करते हैं। ठीक है। एनोवा के कुछ एजम्पशंस हैं, 3 एजम्पशंस हैं बेसिकली एनोवा के। पहले एजम्पशन को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा जो है इसका मतलब ये है कि जिस डेटा को हम एनालाइज करना चाहते हैं वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होने का मतलब ये है कि वो कंटिन्यूस डेटा हो और उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप कर्व बनाता हो। तो ये हम चेक कर सकते हैं बाय मेकिंग हिस्टोग्राम और फिर उसका स्कीवनेस और कर्टोसिस का वैल्यू मालूम करके, या मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट्स हैं जिनको हम परफॉर्म करके ये जो नॉर्मेलिटी है ये चेक कर सकते हैं। इसी तरह से होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंस जो है इसका मतलब ये है कि जितने भी ग्रुप्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उनका वेरिएंस होमोजीनियस हो। ये हमने टी टेस्ट में भी ये एजम्पशन पढ़ा था और नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा का जो एजम्पशन है वो भी टी टेस्ट में हमने पढ़ा था। तो होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंस जो है इसको भी हम मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करके डिटरमिन कर सकते हैं, जैसे लेवेंस टेस्ट है। इसी तरह से तीसरा जो एजम्पशन है वो इंडिपेंडेंस ऑफ केसेस है, यानी जो भी फैक्टर है उसका जो हम असर देखना चाहते हैं वो फैक्टर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आप प्लांट्स के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप प्लांट पे बायो फर्टिलाइज़र अप्लाई करके उसका असर देखना चाहते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो फील्ड है उसमें एक तो ये है कि सॉइल फर्टिलिटी वेरी कर सकती है या उसमें जो है शेड और लाइट का मसला हो सकता है। तो ये जो सॉइल फर्टिलिटी वेरी करती है अलोंग दी फील्ड जब आप मूव करते हैं, या जो आपकी लाइट का मसला आता है, कुछ जगहों पे ज़्यादा लाइट पड़ती है कुछ कम, तो ये जो चीज़ें हैं ये इंटरफेयर करती हैं आपके एक्सपेरिमेंट के साथ। इस तरह के फैक्टर्स को हम कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल, और इन कंफाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि अगर लाइट और शेड का मसला है तो हम बायो फर्टिलाइजर्स के जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स देंगे वो हम इस तरीके से देंगे कि लाइट में भी वो ट्रीटमेंट्स हों और शेड में भी वही ट्रीटमेंट्स हो, ताकि हम लाइट और शेड का जो इफ़ेक्ट है वो निकाल सके। तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ केसेस। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं एनोवा की। वन वे एनोवा की लिमिटेशन ये है कि ये हमें ये तो बता देता है कि एटलीस्ट दो ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हैं, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि वो कौन से दो ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें एक कंट्रोल ग्रुप है और एक जो है वो ट्रीटमेंट 1 है और दूसरा ट्रीटमेंट 2 का ग्रुप है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कंट्रोल ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 में ये 3 ग्रुप्स हैं, इनमें आपस में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो जब हम एनोवा परफॉर्म कर चुके होंगे तो हमें ये तो पता चलता है कि कोई दो ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हैं। वो कोई दो ग्रुप जो है वो कंट्रोल और ट्रीटमेंट 1 हो सकता है, ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 हो सकता है, या कंट्रोल और ट्रीटमेंट 2 हो सकता है। लेकिन एनोवा हमें ये नहीं बताता कि इनमें से क्या ये सारे ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हैं या इनमें से कोई एक पेयर आपस में डिफरेंट है। एनोवा हमें सिर्फ ये बताता है कि हाँ इनमें से कोई एटलीस्ट एक डिफरेंट है। तो बाकी डिफरेंस कहाँ पे, वेयर द डिफरेंस स्पेसिफिकली लाइज, ये हमें एनोवा नहीं बताता। तो इसको मालूम करने के लिए फिर हम मज़ीद टेस्ट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट्स।
पोस्ट हॉक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जैसे LST है, डंकन टेस्ट है, वगैरह वगैरह। अच्छा, एनोवा की बहुत सारी अक़साम हैं। इनकी अक़साम जो है उनमें है वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, फैक्टोरियल एनोवा। ये जो अक़साम है ये बेस करते हैं फैक्टर के ऊपर। अगर एक ही फैक्टर का इम्पैक्ट हम देखना चाहते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइज़र की हमने बात की, तो ये वन वे एनोवा में आएगा। अगर दो फैक्टर्स का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो टू वे एनोवा होगा। फैक्टोरियल एनोवा वो एनोवा होता है जिसमें एटलीस्ट एक फैक्टर हो, लेकिन एक फैक्टर्स के मुख्तलिफ लेवल्स हों। ठीक है, तो एक फैक्टर के मुख्तलिफ लेवल हों या दो फैक्टर्स हों और उनके मुख्तलिफ लेवल्स हों, तो फिर उस पर हम फैक्टोरियल एनोवा अप्लाई करते हैं। इसी तरह से जो है एन वे एनोवा हो सकता है, विद इन सब्जेक्ट एनोवा हो सकता है, मिक्स्ड मॉडल एनोवा हो सकता है, और ओमनीबस एनोवा। ये जो टाइप्स हैं इन पे आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये हम अगले किसी लेक्चर में करेंगे। आज का जो हमारा फोकस है वो वन वे एनोवा पे है, तो इसलिए हम वन वे एनोवा पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वन वे एनोवा को समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरियल आइसोलेट ऑन दी रूट लेंथ ऑफ अरेबिडोप्सिस। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि अरेबिडोप्सिस रूट लेंथ पे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरियम या राइजोबैक्टीरिया कोई असर डालते हैं कि नहीं डालते। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास दो राइजोबैक्टीरियल आइसोलेट्स हैं, तो हम तीन ग्रुप्स बना सकते हैं और तीन ग्रुप में प्लांट्स रख के उनको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दे के उन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से पहला ग्रुप जो है वो कंट्रोल ग्रुप है, जिसमें हमने जो प्लांट्स रखे हैं अरेबिडोप्सिस के, उनको हमने कोई इनाकुलम वगैरह नहीं दिया हुआ। दूसरे को हमने ट्रीटमेंट 1 ग्रुप कहा, और फ़र्ज़ करें इसमें राइजोबैक्टीरियम का एक स्ट्रेन या एक आइसोलेट हमने इनाकुलेट कर दिया। दूसरा जो ट्रीटमेंट है उसमें हमने एक और राइजोबैक्टीरियल स्ट्रेन को इनाकुलेट कर लिया, तो ये तीन ग्रुप्स बन गए। ठीक है, एक ग्रुप कंट्रोल का है और दो जो ग्रुप्स हैं वो ट्रीटमेंट हैं। उनमें से एक में हमने एक राइजोबैक्टीरियम आइसोलेट किया, लेट्स से स्ट्रेन 1 हमने इधर आइसोलेट किया और इधर हमने स्ट्रेन 2 आइसोलेट किया। तो इनको T1 और T2 की बजाय आप स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 के नाम भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर हम अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इम्पैक्ट देखें कि राइजोबैक्टीरिया जो है वो रूट ग्रोथ पे असर डालता है कि नहीं। अब आप ये देखें कि ये तीन ग्रुप्स हैं और इसमें फैक्टर एक है। फैक्टर क्या है? राइजोबैक्टीरिया। राइजोबैक्टीरिया जो है ये एक फैक्टर है। इसके दो स्ट्रेन्स हैं मुख्तलिफ, जबकि एक जो है ग्रुप उसमें कोई स्ट्रेन हमने नहीं अप्लाई किया। तो हमने कहा था कि एक फैक्टर जिसके एटलीस्ट दो कैटेगरीज हों तो फिर हम जो है एनोवा को प्रेफर करते हैं। इस केस में ये वन वे एनोवा बनेगा। इसलिए वन वे एनोवा बनेगा कि फैक्टर एक ही है और उसकी दो कैटेगरीज हैं, यानी स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2। ठीक है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे उस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मीन मालूम करेंगे हर ग्रुप का। कंट्रोल ग्रुप का मीन मालूम किया, T1 का मीन मालूम किया और T2 का, और फिर हमने एक ग्रैंड मीन मालूम करना है जिसको हम GM यहाँ पे कह रहे हैं। जो ग्रैंड मीन है ये हम तीनों जो मीन्स हैं, ये तीनों मीन्स उनको आपस में जमा करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्रैंड मीन मिल जाएगा हमें। इससे आगे हम मज़ीद एनालिसिस जो करेंगे उसमें हम असल में अब क्या करेंगे, बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप वेरिएशंस मालूम करेंगे। बिटवीन ग्रुप वेरिएशन जो है वो ग्रुप मीन और ग्रैंड मीन के बीच डिस्टेंस को कहते हैं। यानी चूंकि तीन ग्रुप्स हैं तो हर ग्रुप का मीन ग्रैंड मीन से कितना डिफरेंट है ये आपको बताता है बिटवीन ग्रुप वेरिएशन। और हर ग्रुप के अंदर जो डेटा है उसका अपना वेरिएंस जो है वो आपको बताता है विद इन ग्रुप वेरिएशन। तो हम विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप वेरिएशंस मालूम करेंगे और इनकी मदद से फिर हम आगे जाके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये काम हम कैसे करते हैं। ये जो हमने वेरिएशंस मुख्तलिफ कहे हैं वो हमने यहाँ पे इस टेबल में लिखा है, सोर्स ऑफ वेरिएशंस। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन तीन तरह के होते हैं नोवा में, विद इन ग्रुप वेरिएशन, बिटवीन ग्रुप वेरिएशंस और टोटल वेरिएशंस। जो विद इन ग्रुप वेरिएशन है वो हम मालूम करते हैं विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वेयर से। सम ऑफ स्क्वेयर विद इन ग्रुप या विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वेयर, इसका इक्वेशन ये है।
समेशन एक्स आई माइनस एक्स ए बार होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हर ग्रुप का मीन उस ग्रुप के अंदर मौजूद वैल्यूज से माइनस करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे और फिर सारे आंसर्स को जमा करेंगे। ये हम सारे ग्रुप्स के लिए अलग अलग कर लेंगे और फिर उनका मजमुआ निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है हर ग्रुप का पहले अलग अलग मजमुआ निकालेंगे और फिर तीनों ग्रुप्स का जो आंसर आएगा, 3 आंसर्स आएंगे, उनको हम जमा करके एक आंसर निकालेंगे। ये कैसे करते हैं अभी आगे हम देखते हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप इस पे गौर करें कि विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर जो है वो हम मालूम करते हर ग्रुप के मीन को उसी ग्रुप के अंदर मौजूद डेटा में से माइनस करके और उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, जैसे हम वेरिएंस में करते, जैसे हमने टी टेस्ट में किया था। और जो विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर है उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हम मालूम करते हैं, जो बराबर होता है n माइनस के के। यहाँ पे n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। आप अगर पिछले उस पे वापस चले जाएं, पिछले स्लाइड पे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या n जो है वो कितना है, वो 9 है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसमें जो k है, k जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स है, k कितना है, k 3 है। ठीक है, तो ये आपको याद रहे, n इज 9 एंड k इज 3 इन दिस केस। तो अब जब हम आगे आएंगे और यहाँ पे हम देखते हैं तो n माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एस एस डब्ल्यू के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी n जो है वो आपको पता है कि n 9 है और k 3 है, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन जो है इसका इक्वेशन है समेशन एन ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार ए माइनस एक्स बार जी होल स्क्वायर। यहाँ पे ये भी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी सम ऑफ स्क्वायर है। इसमें अब आप देखें हमने क्या किया है, ग्रैंड मीन को हर ग्रुप के मीन में से माइनस किया है और फिर उनका जो भी मजमूआ आता है, चूंकि 3 ग्रुप्स हैं तो हर ग्रुप के मीन से ग्रैंड मीन माइनस करेंगे, स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा उनको जमा करेंगे और फिर नंबर ऑफ ग्रुप से मल्टीप्लाई करेंगे। एन ए इन दिस केस इज नंबर ऑफ ग्रुप्स विच इज़ 3। तो टोटल 3 ग्रुप्स हैं, तो जो भी ये सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है DFB वो k माइनस 1 के बराबर है। k कितना था हमारे पास, 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसी तरह से टोटल सम ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे इस इक्वेशन से, जो है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार जी होल स्क्वायर। यानी इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम हर इंडिविजुअल वैल्यू में से ग्रैंड मीन माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर लेंगे, जबकि यहाँ पे हर इंडिविजुअल वैल्यू से उसके ग्रुप का मीन माइनस करेंगे। तो ये फ़र्क है। इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशंस हम करते हैं, इसके बाद हम आगे जाते हैं और मीन स्क्वायर्स मालूम करते। मीन स्क्वायर्स का मतलब ये है कि हर सम ऑफ स्क्वायर का रेशो विद इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जैसे SSW बाई DFW या MSW बाई SSB डिवाइडेड बाई DFB। तो ये आपको MSW यानी मीन स्क्वायर बिटवीन देगा और ये आपको MSW यानी मीन स्क्वायर विद इन देगा और ये आपको मीन स्क्वायर बिटवीन दे देगा। फिर इन दोनों का जो रेशो है उसको हम कहते हैं F यानी MSB डिवाइडेड बाई MSW। तो ये जो F है ये असल में फिशर टेस्ट या F टेस्ट है। इससे जो वैल्यू आती है इसको आगे हम यूज़ करते हैं जैसे हम T टेस्ट की वैल्यू को यूज़ करते थे। तो आइए अपने एग्जाम्पल को कैलकुलेट करके थोड़ा सा इस टेबल को मज़ीद समझते हैं। आपको पता है ये हमारा एग्जाम्पल है और ये हमारी वैल्यूज़ हैं, वो सारा मैंने यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आप देखें, ये पहला हम मालूम करते हैं SSW का फार्मूला क्या था, फार्मूला था या इक्वेशन था समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ए होल स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये है कि हमने इस मीन में से ये तीनों वैल्यूज़ माइनस करनी है, ये और यहाँ से भी जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से भी जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ से भी जो आंसर, तो ये 3 आंसर आएंगे, तीनों स्क्वायर कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। ये पहला आंसर ये आता है, दूसरा ये, तीसरा ये। इसी तरह फिर इस ग्रुप के साथ हम यही काम दोहराएंगे और फिर हम जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिख दी हैं और फिर इस ग्रुप के साथ वो काम दोहरा के हमने वो वैल्यूज़ यहाँ लिख दी। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप जमा करें तो इसका आंसर आता है 4.67 विच इज़ SSW। ठीक है, क्लियर है ये। दूसरा जो है उसके बाद हम करते हैं
बिटवीन SSW करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो है जैसे मैंने बताया आपको कि हर ग्रुप के मीन को हम माइनस करते हैं ग्रैंड मीन माइनस करते हैं हर ग्रुप के मीन से, और जो भी आंसर आता है उसको स्क्वायर करते हैं, यानी 4 - 6.22 होल स्क्वायर, उससे ये आंसर आ जाएगा। फिर इससे ये निकाले, जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर ले तो ये आंसर आता है, इसमें से ये निकाले, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर ले तो ये आंसर आता है। अब ये तीनों आंसर्स जो हैं ये आपस में हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, सम मालूम करेंगे, और फिर उस सम को मल्टीप्लाई करेंगे NA से। NA कितना है, कितने ग्रुप्स हैं, 3, तो NA 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये आ जाएगा 38.88। ठीक है। अगला जो स्टेप है वो ये है कि हम जो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर मालूम करें। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए हम क्या करते हैं कि हर ग्रुप में मौजूद हर वैल्यू में से हम ग्रैंड मीन माइनस करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको स्क्वायर लेते हैं। यानी पहले इससे ये माइनस किया, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर लिया तो ये आता है, फिर इसमें से ये माइनस किया, आंसर जो आया उसका स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा, 4 में से 6.22 माइनस करें, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर ले तो ये आंसर आएगा। इसी तरह फिर इस ग्रुप पे आ जाएं, ठीक है, और इसी तरह से फिर इस ग्रुप पे आ जाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने हर इंडिविजुअल वैल्यू में से ग्रैंड मीन माइनस किया और जो भी उसका आंसर आया उसका स्क्वायर लिया, तो ये सारे आपके पास 9 आंसर्स आ गए। इन सारे 9 आंसर्स को अब आप आपस में क्या करेंगे, जमा करेंगे, इसका सम मालूम करेंगे, तो वो सम जो है वो आता है 43.56। ठीक है, ये इसका इक्वेशन था। तो इस तरीके से हमने ये तीनों सम ऑफ स्क्वायर्स मालूम कर लिए हैं। ये अब हम उस टेबल में रख देते हैं। तो वो टेबल में रखने के बाद ये आप देखें, ये सम ऑफ स्क्वायर विद इन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। अब इसके बाद हम अगला स्टेप क्या करते हैं, मीन स्क्वायर्स मालूम करते हैं। लेकिन मीन स्क्वायर्स के लिए हमें चाहिए होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मालूम करने के लिए जैसे हमने कहा था n - k जो है वो विद इन का है, तो ये 6 आंसर आता है। फिर जो है वो k - 1 बिटवीन का है, तो उसका आंसर 2 आता है, और फिर 9 - 1 जो n - 1 है उसका आंसर 8 आता है। मीन स्क्वायर्स जो है वो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है हर सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करते हैं उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, जो आंसर आता है वो नोट करते जाते हैं। इस तरह 2 से डिवाइड करेंगे, ये इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आता है, इस वाले को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा ये। वैसे इस आंसर की हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये हमने वैसे ही यहाँ पे मालूम कर लिया, इसको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, हम f वैल्यू मालूम करते हैं, जो कि दरअसल ये है, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू गिव्स यू f। सो f जो है ये हम कहते हैं कि ये फिशर टेस्ट की वैल्यू है। एनोवा जो है वो फिशर टेस्ट पे बेस्ड है। तो इस तरीके से हम जब ये मालूम कर लेते हैं, तो जैसे हमने टी टेस्ट में फिर एक क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने जाते हैं, इसी तरह से एफ़ टेस्ट में भी या एनोवा में भी हम एफ़ की ये कैलकुलेटेड वैल्यू मालूम करने के बाद हम एफ़ की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो मालूम करते हैं। वो हम कैसे मालूम करते हैं, वो हम मालूम करते हैं इस टेबल से। ये जो टेबल है ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसमें आप देखें कि हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 जो है वो बिटवीन के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 यानी ये डिनोमिनेटर की है और वो न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। न्यूमरेटर पे जो है वो MSB है और डिनोमिनेटर पे MSW है। तो MSB की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है और MSW की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 है। टेबल में इन दोनों के अपोजिट जो वैल्यू आती है वो 5.14 है। ठीक है, तो वो ये वाली वैल्यू है 5.14। तो ये वैल्यू हम नोट करेंगे, इसको हम कहते हैं एफ क्रिटिकल की वैल्यू। सो एफ क्रिटिकल की वैल्यू यहाँ पे हमने नोट की है जो कि 5.14 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक कंपैरिजन करेंगे जैसे हमने टी टेस्ट में भी किया या बाकी टेस्ट में भी करते हैं। ये रिजेक्शन एरिया है, यहाँ पे 5.14 आता है जो कि हमारा क्रिटिकल एफ वैल्यू है। ये रिजेक्शन एरिया है, एफ कैलकुलेटेड 25 है, इट फॉल्स इन द रिजेक्शन एरिया, इसीलिए हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। एच नॉट इस केस में क्या होगा, एच नॉट होगा कि ऑल द मीन्स आर इक्वल, यानी मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2 इज इक्वल टू मीन 3, ये एच नॉट होगा। जबकि एच 1 जो है वो होगा इस केस में कि एटलीस्ट
क्या होगा? 8 लीस्ट 1 पेयर ऑफ मीन्स इज डिफरेंट। जैसे मैंने आपको कहा था कि मीन 1 मीन 2 एक पेयर बनाता है, ये डिफरेंट हो सकता है, मीन 1 और मीन 3 एक पेयर बनाता है, ये डिफरेंट हो सकता है, या मीन 2 और मीन 3 डिफरेंट हो सकता है। कौन सा डिफरेंट है या सारे डिफरेंट है, इस स्टेज पे हमें ये पता नहीं चलता। इस स्टेज पे हमें सिर्फ ये पता चल गया जब हमने H नॉट को रिजेक्ट किया कि एटलीस्ट कोई एक मीन का पेयर डिफरेंट है, यानी कोई से दो मीन आपस में डिफरेंट है एटलीस्ट। तो वो कौन से हैं, वो हम मज़ीद टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं, जिन्हें हम पोस्ट हॉक टेस्ट कहते हैं। वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।